नमस्कार। एमए हिंदी के पाठ्यक्रम MHD 4 नाटक और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित इस वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो कार्यक्रम में निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी पर हम बातचीत करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कुटज आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यह एक ललित निबंध है। आप कुटज पर बातचीत विस्तार से अन्य वीडियो कार्यक्रम में सुन सकेंगे। यहाँ पर हम आज हजारी प्रसाद द्विवेदी पर बातचीत करेंगे और एक निबंधकार के रूप में उन पर उनकी विशेषताओं के बारे में हम बातचीत करेंगे। आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल निबंधकार नहीं थे, वे साहित्य के इतिहासकार भी थे, वे उपन्यासकार भी थे और आलोचक भी थे। और इन चारों क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में और उसके बाद में बनारस में हासिल की। उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बनारस हिंदू विद्यालय से ज्योतिष की शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में एक शिक्षक के रूप में, हिंदी शिक्षक के रूप में 1930 में वे रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा स्थापित शांति निकेतन चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने लगभग 20 साल तक हिंदी शिक्षक के रूप में काम किया था। इस तरह से उन्हें अपना एक बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण समय शांति निकेतन में और रविंद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहने का उन्हें अवसर मिला। इसलिए उनके विचारों पर, उनकी सोच पर, उनके कहना चाहिए कि पूरे व्यक्तित्व पर रविंद्रनाथ ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा प्रभाव है। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साहित्य के इतिहासकार के रूप में भी महत्वपूर्ण काम किया था। हिंदी साहित्य की भूमिका, जो उनकी पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है, वैसी पुस्तक शायद ही हिंदी में कोई और हो जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के उन जड़ों को खोजने की कोशिश की है जिससे 1000 साल की हिंदी साहित्य की परंपरा का निर्माण होता है। इसी तरह से उन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक लिखी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नामक पुस्तक लिखी और ये तीनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोचक के रूप में वैसे तो कबीर पर उनका जो काम है वो कबीर पर किया गया सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सूरदास पर सूर साहित्य लिखा, कालिदास पर कालिदास की लालित्य योजना लिखी, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। निबंधकार के रूप में उन्होंने ललित निबंध नामक एक नए प्रकार के निबंध की शुरुआत की थी, जिसमें विचार के साथ साथ सौंदर्य और शैली का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उनके जो महत्वपूर्ण ललित निबंधों के संग्रह हैं उनमें विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि प्रमुख संग्रह है। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण उपन्यास भी लिखे। बाण भट्ट की आत्मकथा, जो उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये चारों उपन्यास पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित है, लेकिन इसमें जो चिंताएं प्रकट की गई है, जिन पक्षों पर इनमें विचार हुआ है, उनका संबंध आधुनिकता से है। उनका संबंध प्राचीनता से नहीं है। प्राचीन एक तरह से कहना चाहिए या अतीत की कथाएं केवल माध्यम है इस युग की के सत्य को सबके सामने रखने में।
तो इस रूप में आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। वे आलोचक थे तो रचनाकार भी थे। अगर उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किया तो उपन्यासकार के रूप में भी महत्वपूर्ण काम किया था। इसी तरह से वो अगर साहित्य के इतिहासकार थे तो निबंधकार भी थे। उन्होंने निबंध लिखे, ललित निबंध। वे निबंध केवल विचार केंद्रित नहीं थे, बल्कि विचारों के साथ साथ उनके अंदर निहित जो सौंदर्य था, अपनी बात कहने का जो उनका विशिष्ट प्रकार का अंदाज था, उसका भी अपना महत्व है। और इसलिए वो निबंध की एक बिल्कुल अलग स्वतंत्र विधा के रूप में स्थापित हुई और इसलिए उसे ललित निबंध कहा जाता है। बाद में और भी कई ललित निबंधकार हुए, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी निश्चित रूप से ललित निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह से इनका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसके बारे में मैंने आपको बताया। निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी पर बातचीत करने से पहले 2-3 तथ्यों को हमें और जानना चाहिए उनके बारे में। उनका जन्म गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई। उसके बाद में उन्होंने अध्यापन की शुरुआत जो है वो शांति निकेतन में की। लेकिन ख़ास बात यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उनमें 2 चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त योगदान था। कहना चाहिए समन्वय था। वह समन्वय जो हमें रविंद्रनाथ में भी दिखता है। रविंद्रनाथ में भी परंपरा और आधुनिकता एक साथ दिखाई देती है। इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी में भी हमें परंपरा और आधुनिकता एक साथ दिखाई देती है। उनके जो निबंध है, चाहे अशोक के फूल हों, चाहे कुटज हों या दूसरे जो निबंध हों, उन सबों में आप देखेंगे कि वे उनके अंदर परंपरा और आधुनिकता एक साथ दिखाई देती है। दूसरी चीज़ जो हमें दिखाई देती है उनके यहाँ, वो है प्रकृति का बहुत सूक्ष्म अवलोकन। कुटज भी आप देखेंगे कि एक पहाड़ी पौधे का नाम है, एक छोटे पेड़ का नाम है कुटज। और उस कुटज को लेकर उन्होंने जो बातें कही है वो कुटज से संबंधित ही नहीं है, बल्कि मनुष्य जाति के सामने जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी यह है। आज जो मनुष्य जाति के सामने चुनौतियां हैं, जिस तरह तरह की बातें उनकी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के विकास के बारे में, मनुष्य की जय यात्रा के बारे में कही जाती है, उसका उन्होंने कहना चाहिए कि विस्तार से लेकिन बहुत ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। कुटज एक पहाड़ी पौधा है। थोड़ी सी चर्चा हम कुटज की भी कर लें। कुटज एक पहाड़ी पौधा है। वह पहाड़ी पौधा जो है वो बहुत ही विपरीत किस्म की परिस्थितियों के बीच में भी खिला रहता है, हरा भरा रहता है। उसकी यह जो विशेषता है, उस विशेषता को उन्होंने एक तरह से केंद्र में रखा है। और दूसरी चीज़ जो उन्होंने केंद्र में रखी है, कुटज उसका नाम। उनका कहना है कि यह शब्द शायद भारतीय परंपरा का या आर्य परंपरा का नहीं है, बल्कि अनार्य परंपरा से आया हुआ है। आप जानते हैं कि भारत जैसा देश, उसके बारे में द्विवेदी जी का भी, और द्विवेदी जी से पहले रविंद्रनाथ टैगोर का, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, प्रेमचंद का, इन सब विचारकों का विचार यह था कि भारतीय परंपरा जो है, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो भारतीय संस्कृति एक संस्कृति का रूप नहीं है। उसमें कई संस्कृतियाँ आकर मिली है। जिससे समुद्र में बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती है, उसी तरह से भारतीय संस्कृति जिसे कहा जाता है वो हिंदू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति या किसी प्रदेश विशेष की संस्कृति नहीं है। उसमें हजारों सालों से बहुत तरह की संस्कृतियाँ आकर मिली है। उन्होंने स्वयं, उनके शब्दों में अगर हम कहें तो उन्होंने लिखा है कि भारतीय संस्कृति पठार पर जमे हुए अनेक बालुका स्तरों की भांति नाना साधनाओं
और संस्कृतियों के योग से बनी है। ये नाना साधनाओं और संस्कृतियों के योग से बनने की बात वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि आज हम जो कुछ भी हैं एक भारतीय के रूप में, वो उसको बनाने में किसी विशिष्ट जाति या विशिष्ट धर्म का योगदान नहीं है। उसमें तरह तरह की जातियों और धर्मों के लोग आकर यहाँ पर बसे हैं। उनकी अपनी परंपराएं थी, उनकी अपनी संस्कृति थी, उनकी अपनी भाषा थी, उनके अपने रीति रिवाज थे, लेकिन जब वो भारत में आए तो घुल मिलकर एक हो गए। तो ये जिसे हम आज भारतीय संस्कृति कहते हैं, वो भारतीय संस्कृति दरअसल किसी एक परंपरा का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सारी परंपराओं का नाम है। और इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। जैसा कि आजकल हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति को एक आयामी संस्कृति बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस रूप में ये कुटज जो है वो इस बात को रेखांकित करता है कि दरअसल भारत में केवल आर्य परंपरा नहीं है, बल्कि अनार्य परंपरा भी है। और अनार्य परंपरा के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है या उसमें घुल मिल गई है, जिसे कि आज हम अलग करके पहचान नहीं सकते। वो एक तरह से कहना चाहिए कि वो सब आपस में एक दूसरे से बहुत ही मिश्रित है, जैसे कि कुटज के संदर्भ में वो कहते हैं। दूसरी चीज़ जो कुटज के माध्यम से वो कहते हैं वो है उसका व्यक्तित्व। उसका कहना है कि विरोधी परिस्थितियों में भी उसके अंदर जो जिजीविषा है, जो न डरने की बात है, कि वो कुटज को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी से नहीं डरता। वो एक तरह से कहना चाहिए कि सीना तान कर खड़ा रहता है, हरा भरा रहता है। और इस बात को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बार बहुत ढंग से कहा है। आपको ध्यान होगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा में भी वो बाणभट्ट को इसी तरह का संदेश बाणभट्ट के माध्यम से भी देते हैं कि किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें इन सब के खिलाफ, इन सब के विरोध में अपनी बात कहनी होती है, अपनी सोच कहनी होती है। जब हम दूसरों का एक तरह से अनुकरण करते हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, तो हम अपना व्यक्तित्व नहीं बना सकते। कुटज की विशेषता बताते हुए भी वो इसी बात को कहते हैं। एक जगह लिखते हैं वो कुटज निबंध में कि कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगलें नहीं झांकता। जीता है और शान से जीता है। आप देखेंगे कि ये जो बात कही है वो सिर्फ कुटज पर के बारे में नहीं है, वो मनुष्य से भी यही अपेक्षा करते हैं कि मनुष्य जो है वो आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से इस ऐसे व्यक्ति के रूप में जिए या खड़ा रहे जहाँ किसी और के सामने उसे झुकने की ज़रूरत न पड़े, जहाँ पर वो अपने कहना चाहिए कि गुलामी की भावना उसके अंदर ना आए, बल्कि स्वाधीनता की भावना हो और एक भयमुक्त स्वाधीनता की भावना। और ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि हमारा देश आज़ाद हुआ, वह आज़ादी के लिए संघर्ष उन लोगों ने किया जो भयमुक्त थे और जो बाहरी आज़ादी हासिल करने से पहले अपने मन में, अपने अंतर मन में वो आज़ादी हासिल कर चुके थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो कुटज निबंध है, ये कुटज निबंध दरअसल कुटज के माध्यम से वो बहु
बहुसांस्कृतिक परंपराएं भारत की जो है, भारत की जो विशिष्टताएं हैं उसके उसकी परंपरा की, उसकी आधुनिकता की, उसके उसके बारे में वे कुटज के माध्यम से कहते हैं। अब हम एक निबंधकार के रूप में उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं जो सिर्फ कुटज पर लागू नहीं होती बल्कि उनके सभी तरह के निबंधों पर लागू होती है। आपने उनके बहुत सारे निबंध पढ़े होंगे। कुटज के अलावा अशोक के फूल उनका बहुत प्रसिद्ध निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं भी हमारे यहाँ के बीए के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के पूरे लेखन के बारे में सत्य है लेकिन निबंधों के बारे में भी सत्य है, वो यह कि उन पर गांधी, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत गहरा प्रभाव था। वे गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के कहना चाहिए कि विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनके पूरे लेखन में इसका हमें कहना चाहिए कि इस प्रभाव को देखा जा सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनका जिनका लिखा हुआ राष्ट्रीय गान जो है वो कहना चाहिए कि हमारे संविधान ने जिसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया है, जनगण मन अधिनायक, वो रविंद्रनाथ टैगोर अंध राष्ट्रवादी नहीं थे। वो हमेशा मानवता को सर्वोपरि मानते थे। मनुष्य जो है वो सर्वोपरि है, न हिंदुस्तानी, न हिंदू, न मुसलमान, कोई भी नहीं। मनुष्य जाति जो है वो सर्वोपरि है और मनुष्य के लिए जो है हम जो भी करते हैं वो क्या हम मनुष्यत्व को, मनुष्यता को, मानवता को उससे समृद्ध कर रहे हैं या उसको खंडित कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल था। यही बात हम देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ भी है। आप उनके उपन्यास पढ़ें या उनके निबंध पढ़ें, आप देखेंगे कि उनकी मुख्य जो विचार के पीछे की जो चालक शक्ति है वो यही है कि वो संस्कृति को मानव संस्कृति के रूप में देखते हैं और बाकी जो संस्कृतियां हैं, जैसे भारतीय संस्कृति हो सकती है, अलग अलग भाषाओं की संस्कृति हो सकती है, ये जो संस्कृतियां हैं इन संस्कृतियों को वे मानव संस्कृति के पूरक के रूप में देखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कोई संस्कृति मानव संस्कृति में कुछ जोड़ती है, उसमें कुछ सकारात्मक जोड़ती है, उस हद तक वह संस्कृति महत्वपूर्ण है। और इस तरह से वो मानव संस्कृति ऐसी संस्कृति को मानते हैं जिसमें दुनिया भर की संस्कृतियों का योगदान होता है। जो दुनिया भर की संस्कृतियां हैं उसमें जो सकारात्मक है, उस सकारात्मक पक्षों से मिलकर ही मानव संस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए वो भारतीय संस्कृति को भी इसी मानव संस्कृति के हिस्से के रूप में देखते हैं। उसे भारत की विशिष्टता नहीं मानते बल्कि वो इस रूप में देखते हैं कि वो मानव संस्कृति में किस तरह से अपना योगदान करती है। तो ये जो रविंद्रनाथ से इन्होंने ये मंत्र लिया था उसका उन्होंने और विस्तार किया और एक तरह से मानव संस्कृति की बात वो करते हैं। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी भी इसी तरह के विचारों के थे। उन्होंने कमरे का उदाहरण देकर कहा था कि खिड़की खोल के रखें और उस खिड़की से हवा न दे, लेकिन हमारे अपने पैर अपनी ज़मीन पर दृढ़ता से जमे हुए होने चाहिए। तो ये संस्कृति के बारे में उनके विचार मैंने आपके सामने पेश किए। संस्कृति के संबंध में जो बातें मैंने कही, जो उनके सभी निबंधों में देखी जा सकती है, वो दरअसल सांस्कृतिक बहुलता के पक्षधर थे। यानी कि उनका हमेशा मानना था कि जिसे हम किसी एक जगह की संस्कृति कहते हैं, जैसे भारतीय संस्कृति कहते हैं, तो वो भारतीय संस्कृति केवल भारत की संस्कृति नहीं है, उसमें बहुत सारी धाराओं से सांस्कृतिक विशिष्टता आकर मिली है और ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। इससे हम जो एक अंधराष्ट्रवादी संकीर्णता से प्रभावित हो जाते हैं और हम समझते हैं कि यह हमारी परंपरा है, वो दरअसल वैसा होता नहीं है। बहुत सारी परंपराएं हमारे बीच में आके मिलती है, लेकिन यहाँ तक प्रश्न आता है कि परंपरा के नाम पर क्या हम
उन सब चीज़ों का अनुपालन करें जो आज आधुनिक समय में जिसे हम उचित नहीं मानते। तो इस संबंध में उनका कहना है कि परंपरा और आधुनिकता में एक संबंध होता है। परंपरा का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ अतीत में बीत चुका है वह सब कुछ हमें आज स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, हम हमेशा परंपरा जो है वो लगातार एक तरह से कहना चाहिए कि उसमें वह बहुत कुछ पुराना छोड़ता चलता है और नया ग्रहण करता चलता है। वो पुराने को यथावत पूरा का पूरा ग्रहण करके नहीं चलता, बल्कि उसमें जो जीवित रहने वाले पक्ष होते हैं वो ही आगे जाते हैं, उन्हें ही आगे जाना चाहिए। जो मृत पक्ष हैं परंपरा के, जो रूढ़ियाँ बन गई है, जो ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि अब हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, उसका पालन करना, उसका अनुकरण करना, उसे छोड़ना ही उचित है। इसके लिए वो एक रूपक प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी एक पैर से खड़ा रहता है, दूसरे से चलता है। यह केवल व्यक्ति सत्य नहीं है, सामाजिक संदर्भ में भी यही सत्य है। खड़ा पैर परंपरा है, चलता पैर आधुनिकता। हम जब चलते हैं तो आप देखेंगे कि हम एक साथ दोनों पैर नहीं उठाते, बल्कि एक पैर जब उठाते हैं तो दूसरा पैर जमीन पर टिका होता है। ये दूसरा पैर जो जमीन पर टिका होता है ये दरअसल परंपरा है, और जो चलता हुआ जो उठा हुआ पैर है वो आधुनिकता है। तो हमेशा हम आगे तभी बढ़ेंगे जब हम एक पैर को उठाकर आगे रखेंगे। तो इस तरह से परंपरा और आधुनिकता के बीच में भी यही संबंध है कि परंपरा जो है वो हमारे साथ चलती है, लेकिन हम उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम छोड़ते चले जाते हैं और नया कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं, और ये जो नया ग्रहण करते हैं यही आधुनिकता है। तो परंपरा और आधुनिकता को इसी रूप में देखना चाहिए। इसका आधार क्या है जिसे हम परंपरा में स्वीकार करें और क्या है जिसे हम आधुनिकता में स्वीकार करें। इसके लिए वो कहते हैं कि मानवतावाद जो है वही उसकी कसौटी है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए श्रेयस्कर है, जो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए हितकर है, वही वास्तव में मनुष्य के लिए कहना चाहिए कि उसकी परंपरा के लिए भी और आधुनिकता के लिए भी वही उचित है। तो हम मानवतावाद की वो प्रतिष्ठा करते हैं, और इस रूप में आप देखेंगे कि वो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं। जैसा मैंने बताया कि वो अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, वो इसी तरह से जातिवाद का विरोध करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को वो एक तरह से नकारते हैं। और इस रूप में जो जातिगत ऊंच नीच की भावना है कि वो ब्राह्मण है, वो दलित है, वो क्षत्रिय है, इस तरह की भावना से ऊपर उठकर प्रत्येक में मनुष्यत्व को देखना, ये उनके निबंधों में आप शुरू से अंत तक देखेंगे कि सभी मनुष्य, चाहे वो जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस देश में पैदा हुआ हो, सभी मनुष्य एक है, चाहे उसका रंग कुछ हो, चाहे उसका जो है उसकी भाषा कुछ भी हो। इस तरह से वो जातिवाद का भी विरोध करते हैं। धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर मनुष्य में भेद करने को भी वो गलत मानते हैं। आपको ध्यान होगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की इस धारणा का खंडन किया था कि जो भक्ति काल है वो इसलिए भक्ति काल का जो स्वरूप बना वो इसलिए बना क्योंकि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हमला किया, और जब हिंदू हार गए तो हारे हुआ व्यक्ति क्या करता है, भगवान की शरण में जाता है, इसलिए भक्ति काल का उदय हुआ। रामचंद्र शुक्ल की इस धारणा का हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान भारत में नहीं आए होते तो भी भक्ति काव्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा है।
दूसरी बात उन्होंने महत्वपूर्ण यह कही कि जो मुसलमान आए वो अपने साथ जो सभ्यता संस्कृति लेके आए उसने हमारे यहाँ की परंपरा को समृद्ध किया। जब दो महत्वपूर्ण परंपराएं, जो दो महत्वपूर्ण संस्कृतियां एक दूसरे के नज़दीक आती है, मिलती है, तो उसमें बहुत कुछ आदान प्रदान होता है। और इस बात को उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझा। कई सारे उदाहरण दिए हैं, यहाँ पर मैं एक उदाहरण का उल्लेख कर रहा हूँ कि जिसे हम विक्रम संवत कहते हैं, जिसे हम भारतीय संवत कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो केवल विक्रम संवत भारतीय परंपरा से नहीं बना है, उसमें कई हिजरी संवत का भी प्रभाव है और भी कई संवतों का प्रभाव है, और उससे आज जिस रूप में यह विक्रम संवत हमारे सामने है वो दिखाई देता है। इसी तरह से बंगाली संवत है, उस पर भी बहुत तरह का प्रभाव है। तो ये केवल एक उदाहरण है। भाषा में भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ, जैसा उन्होंने कुटज में कहा कि इसमें अनार्य परंपरा के बहुत सारे शब्द हैं, और संस्कृत के संदर्भ में उन्होंने खास तौर पर कहा कि संस्कृत में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आर्य परंपरा के नहीं हैं, जो बाहर से आए हैं, यानी कि संस्कृत की अपनी परंपरा से के बाहर से आए हैं। और संस्कृत में ये विशेषता रही है कि वो बाहर से आए हुए शब्दों को भी सहज ही ग्रहण कर लेती है। तो कोई भाषा कितनी जीवंत है, कितनी जीवित है, उसका पता इसी बात से लगता है कि उसके अंदर ग्राह्य क्षमता कितनी है, दूसरों से ग्रहण करने की क्षमता कितनी है। क्योंकि जो दूसरों से ग्रहण कर सकता है वो दूसरों को दे भी सकता है। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा। भाषा के संदर्भ में उन्होंने ये भी कहा कि भाषा जो है वो संप्रेषण के लिए है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, संवाद के लिए है। कोई भाषा कितनी महत्वपूर्ण है या कितनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगर मैं अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने में सक्षम हूँ, अगर मेरी बात को दूसरे लोग समझ सकते हैं, दूसरे लोग का मतलब उनका खास विशिष्ट वर्ग से नहीं है, अभिजन से नहीं है, बल्कि सामान्य लोगों से है, कि सामान्य लोग भी अगर आपकी बात समझ सकते हैं तो वह भाषा जो है वो श्रेयस्कर है। वह भाषा श्रेयस्कर नहीं हो सकती जिसे कोई नहीं समझे या जिसे कुछ समाज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा समझे। तो इसलिए भाषा जो है वो भी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो एक बहते नीर की तरह है, जिसमें क्या है कि अगर बहता नीर अगर रुक जाता है, रुका हुआ पानी होगा तो वो धीरे धीरे जो है उसमें सड़ांध पैदा हो जाएगी। उसी तरह से भाषा के साथ भी है, उसी तरह से संस्कृति के साथ भी है। एक और बात जो वो महत्वपूर्ण कहते हैं वो है स्वाधीनता की भावना। उनका मानना है कि स्वाधीनता की भावना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे व्यक्तित्व का विकास जो है वो तभी हो सकता है जब हम स्वाधीन हों, अपने मन से स्वाधीन हों और भय मुक्त हों। जब तक भय मुक्त नहीं होते, जब तक हमारे अंदर स्वाधीनता की भावना नहीं होगी, तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते। और उन्नति का मतलब भौतिक उन्नति से नहीं है, उन्नति का मतलब आत्मिक उन्नति से भी है। और यह आत्मिक उन्नति जो है वो तभी होगी जब हम बिल्कुल भय मुक्त होकर हम अपने परंपरा को देखेंगे, अपने समाज को देखेंगे, हम समाज के साथ जुड़ी हुई हर उस चीज़ को देखेंगे जिससे कि मनुष्य मनुष्य कहलाता है। ये जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो इस बात को ध्यान रखने की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी मनुष्य की जय यात्रा की बहुत बात करते हैं। उनका कहना है कि ये जो मानव परंपरा है ये दरअसल मनुष्य की जय यात्रा है। ये मनुष्य की जो जय यात्रा है ये केवल किसी जाति की, किसी धर्म की, किसी राष्ट्र की देन नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति की है। और उनका कहना है, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें कि जब कोई वैज्ञानिक आविष्कार होता है, वह वैज्ञानिक आविष्कार जब होता है तो वो केवल एक जाति या एक धर्म से जुड़ा नहीं होता। अगर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा तो वो गुरुत्वाकर्षण का नियम सिर्फ न्यूटन
जहाँ के रहने वाले थे वहाँ के लिए नहीं था, वो पूरे पृथ्वी के लिए था, वो पृथ्वी के संदर्भ में उसका महत्व है। इसी तरह से जब राइट बंधुओं ने हवाई जहाज का आविष्कार किया तो वो हवाई जहाज का आविष्कार केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो आज सारी दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उपयुक्त होता है। और यह सिर्फ आज के समय में सत्य नहीं है। हमारे प्राचीन पूर्वजों ने, जिन्होंने अग्नि की खोज की, जिन्होंने पहिए की खोज की, उन्होंने दरअसल संपूर्ण मानव जाति को एक तरह से वरदान दिया अपनी इन खोजों से। तो उनका कहना है कि मनुष्य की जय यात्रा जो है किसी जाति धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, वो मनुष्य की जय यात्रा संपूर्ण मनुष्यता की जय यात्रा है। उसमें अमेरिका के लोग भी है, अफ्रीका के लोग भी है, एशिया के लोग भी है, हर देश के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, उसमें स्त्री है, पुरुष है, उसमें सब कुछ है। सब से मिलकर ही ये मानव सृष्टि बनी है, और ये मानव सृष्टि में जो कुछ भी अच्छा है वो मनुष्य की जय यात्रा है, और इसी रूप में उसे देखना चाहिए। कुटज पर लिखा हुआ उनका निबंध जो है वो मनुष्य की जय यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से हमारे सामने रखता है। वह जय यात्रा जो भयमुक्त स्वाधीनता से पैदा हुई है, जो परंपरा के साथ आधुनिकता को लेकर चलती है, जो संपूर्ण मानव जाति और संपूर्ण मानव संस्कृति की बात करती है। तो इस रूप में हमें एक निबंधकार के रूप में देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दरअसल एक मानवतावादी लेखक थे, एक सांस्कृतिक बहुलता में विश्वास करने वाले लेखक थे। वो संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे, वो सांप्रदायिकता के विरोधी थे, वो जातिवाद के विरोधी थे। और हम जानते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ऐसी है जो भारत को ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश को के लिए कहना चाहिए कष्टकारक हो सकती है। इससे मुक्त होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।